हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की धांसू सी क्लास। और आज जो हम लोग करेंगे, आज आईपीसी का हमने बेसिक क्या होती है, क्यों होती है, सब कुछ बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और अब हम बात करेंगे कुछ दूसरे चीजों के ऊपर। तो डाल दीजिए अध्याय 1 धारा 1 से 5। अध्याय 1 धारा 1 से 5। चलिए, अभी मैं आप लोगों की बहुत सारों की कमेंट देख रहा था कि सर ये समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा। पहले आईआर कोल्हो बताया। आप यदि एग्जैक्ट बच्चा मेरी एक एक वाणी पर हाथ दोगे, बिल्कुल, या तो आप कमेंट करते रहो या सुनो, एक चीज करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा था कि किस केस में यह कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो मामलों का ये फाइनल डिसीजन था, ये सारी की सारी संविधान में यदि 9वीं अनुसूची में भी वो कानून डाल दिए गए तो भी दो आधार पर, एक तो मूल अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर और एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर या बेसिक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, मूल ढांचे के उल्लंघन के आधार पर, इन दोनों के एक साथ उल्लंघन के आधार पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो निर्णय ले सकता है। ये कंडीशन की बात हो रही थी, जबकि मूल ढांचे का जो सिद्धांत था वो तो 1973 में प्रतिपादित कर दिया गया था। अब तो ये कंडीशन सेट की गई, ये कंडीशंस लगाई गई इस केस में, ये कंडीशंस इस केस में लगाई गई। लेकिन फिर भी आप लोग बात पे ध्यान नहीं दे रहे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको फिर से एक बार कर लेंगे। इतनी बड़ी कोई ये दिक्कत नहीं है कि इसमें कोई इतना बड़ा कहीं बाहर से हमें ये सब चीजें पढ़नी है। ये सब चीजें, ये बेसिक स्ट्रक्चर की बात थी। एक इसकी बात थी बेसिक स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। बड़ा केस है, इसको भी कर लेंगे अलग से, फिर आपको शायद और चीजें समझ में आ जाए। अभी परेशान मत होइए। और बताइए, कोई राधे राधे करके, राधे कृष्णा पता नहीं क्या नाम है उसका, बताइए, वो बताइए आपको क्या समस्या आ रही है। राधे जी, अरविंद कुमार सिंह, यदि पॉलिटी समझ में नहीं आती तो उसे समझने का तो प्रयास करना पड़ेगा ना बच्चा। ऐसे क्या हो जाएगा आपके कहने से, अगर हम ऐसे कहते रहे नहीं समझ में आती, नहीं समझ में आती, तो उससे को तो वो फायदा नहीं है ना। साउंड यहां से तो सही है, सब कुछ यहां से तो साउंड सही है, आवाज कुछ दिक्कत कर रही है। आवाज बच्चा यहां से तो ओके, आप अपनी उसकी बढ़ा लीजिए। आवाज तो इधर से तो सब कुछ अच्छी है, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं मूल विधि। कितनी हमारी आईपीसी में कितने अध्याय अर्थात कितने चैप्टर से, तुरंत तुरंत बताइए कितने चैप्टर से, बेटा बंद करो, और कितनी धाराएं, कितनी धारा या कितने सेक्शन हैं, कितनी धारा और कितने सेक्शन हैं। तो आप कहोगे 23 चैप्टर हैं। इन 23 चैप्टरों के अंतर्गत कुल 511 धाराओं को निहित किया गया है। अर्थात एक चैप्टर जो है वो किसी एक प्रावधान से संबंधित है। हर एक प्रावधान के लिए एक अलग चैप्टर बनाया गया है और उसके अंदर उससे संबंधित धाराओं को डाल दिया गया। तो जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट या अपने आप को किसी से इंट्रोड्यूस करते हो तो सबसे पहली इंट्रोडक्शन में जो आप बात करते हो वो अपना नाम बोलते हो, आप कहां से आए उसके बारे में बताते हो, आपने कितनी पढ़ाई की है उसके बारे में बताते हो, आप आगे क्या करना चाहते हो, मतलब एक बेसिक सी जानकारी आप पूछने वाले को देना चाहते हो। तो यही हम पढ़ रहे हैं कि हमारी आईपीसी का अध्याय 1 या चैप्टर 1 जो है, प्रथम अध्याय चैप्टर 1, जिसे हम उद्देशिका कहते हैं, जिसे हम इंट्रोडक्शन कहते हैं,
इसमें कुल 5 धाराएं दी गई हैं। इसमें कुल कितनी धाराएं दी गई हैं? 5 धाराएं दी गई हैं, अर्थात धारा 1 से 5, धारा 1 से 5 किस में आती हैं? संविधान के अध्याय 1 में आती हैं, सेक्शन 125। सेक्शन 125 हमें किस में दे रखा है? हमें बिल्कुल सही, अनुच्छेद धारा 1 से 5 में दे रखी है। तो सबसे पहले डाल दीजिए धारा 1। क्या डाल दीजिए? धारा 1 या सेक्शन 1। इसका पीडीएफ मिल जाएगा पूरी धारा को पढ़ने के लिए। आप सिर्फ मेन चीज को लिखिएगा, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन, एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। अर्थात इसमें क्या दे रखा है? जो सबसे पहला है, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। संहिता का नाम, टाइटल ऑफ द कोड, संहिता का नाम व उसके प्रवर्तन का विस्तार, व उसके प्रवर्तन का विस्तार, प्रवर्तन का विस्तार। अर्थात उसकी सीमा कहां तक है, कहां तक विस्तारित है। पहले वाले में तो यह बात कह रखी है, पहले वाले में तो यह बात कह रखी है। तो लिख लीजिए, इसमें क्या कह रखा है कि ये सही, इस संहिता का जो नाम होगा वो भारतीय दंड संहिता होगा। इसका नाम क्या होगा? भारतीय दंड संहिता, अर्थात इसका नाम होगा इंडियन पीनल कोड। इस संहिता का नाम क्या होगा बच्चा? इंडियन पीनल कोड। क्या नाम होगा? इंडियन पीनल कोड। अर्थात पहली बात इसमें टाइटल की कही गई या पहली बात नाम की कही गई, तो नाम क्या हो जाता है? इंडियन पीनल कोड। सेकंड बात इसके एक्सटेंट या इसकी प्रवर्तन की कही गई। किसकी कही गई? प्रवर्तन। कहा गया होल इंडिया, संपूर्ण भारत। क्या कहा गया? होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत, एक्सेप्ट जे एंड के, एक्सेप्ट जे एंड के, एक्सेप्ट जे एंड के। जो पहला अध्याय है उसका नाम क्या है? टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। संहिता का संहिता का नाम व उसके प्रवर्तन का विस्तार। तो पहली इसमें दो बात कही गई, एक तो नाम की बात कही गई और एक कहां कहां प्रवर्तनीय, कहां कहां वो लागू है। प्रवर्तन का मतलब होता है लागू। तो जे एंड के को छोड़कर संपूर्ण भारत, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत, जम्मू व कश्मीर को छोड़कर, जम्मू व कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत। ये ओरिजिनल में कहा गया, किस में कहा गया? संपूर्ण भारत पर लागू होगी। और ये जहां मैंने नीचे लिखा है, आप वहीं नीचे स्टार लगा के लिख लेना कि 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को पेश व 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त, राष्ट्रपति से मंजूरी प्राप्त, मंजूरी प्राप्त जम्मू कश्मीर, जम्मू व कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम के तहत, पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू, जे एंड के में भी लागू। जब ये ओरिजिनल बना, जब ये ओरिजिनल बना तो क्या बात कह रखी थी? जब ये ओरिजिनल बना तो सिर्फ इतनी बात कह रखी थी कि ये संपूर्ण भारत पर तो लागू होगा, परंतु जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में
वहां का एक रणवीर पेनल कोड था, रणवीर पेनल कोड ये लागू था, जो कि आईपीसी पर ही आधारित था, आईपीसी पर ही आधारित था। थोड़े बहुत चेंज थे, अभी तक वो लागू है, परंतु 5 अगस्त को तो पेश किया गया और 9 अगस्त को राष्ट्रपति से मंजूरी। तो बाय जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बाय जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, असेंट, प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली उसे? 9 अगस्त 2019। बाय 31 अगस्त 2019, बाय 31 अक्टूबर, फ्रॉम 31 अक्टूबर लिख लीजिए, फ्रॉम 31 अक्टूबर इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन जे एंड के, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन जे एंड के। जम्मू कश्मीर में भी लागू मानी जाएगी, लेकिन पहले नहीं थी, पहले नहीं थी, अब मानी जाएगी। यह चीज नोट कर लीजिए, यह चीज नोट कर लीजिए। यहां पर संपूर्ण भारत का एक बहुत बड़ा, संपूर्ण भारत का जो मतलब है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। कैसे कैसे, नाम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन पीनल कोड, लेकिन जो संपूर्ण भारत है इसका मतलब समझिएगा कि होल इंडिया के अंदर क्या क्या आता है, होल इंडिया या संपूर्ण भारत के अंदर क्या क्या आता है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं एक दो कंफ्यूजन दूर करूंगा। सबसे पहले आता है तो हमारा स्थल एरिया, लैंड एरिया, या हमारा स्थल क्षेत्रफल, स्थल क्षेत्रफल। उसके बाद में आ जाता है हमारा मेरीन, या जो वाटर एरिया है, कि हमारे जो वाटर हैं, हमारा जो जल क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? हमारा जल क्षेत्र है। तीसरी बात, हमारी जमीन के ऊपर स्थित आसमान, हमारी जमीन के ऊपर स्थित आसमान, स्काई ओवर इंडिया, स्काई ओवर इंडिया, अर्थात भारत के ऊपर स्थित आसमान, भारत का जितना क्षेत्रफल है उसके ऊपर स्थित आसमान, स्थित आसमान, भारत के ऊपर स्थित आसमान। ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चा? ये सारे के सारे हमारे क्षेत्र होते हैं। और जल क्षेत्र से संबंधित, जल क्षेत्र से संबंधित, इसके अलावा जो हमारी विदेशों में हमारी एम्बेसी होती हैं, हमारे दूतावास होते हैं, हमारे दूतावास होते हैं, वो भी हमारे भारत के ऊपर आसमान, मान लेता हूं ये भारत का उत्तर प्रदेश है, और इसके ऊपर जो स्थित आसमान है, इसमें किसी विमान में विस्फोट हो जाता है, विमान में कोई आतंकवादी घटना हो जाती है, तो वो भी भारत के अंदर हुई मानी जाएगी, वो भी भारत के अंदर हुई मानी जाएगी। जहां से लिख रहे हो उसके नीचे लिखना, भारत का प्रादेशिक क्षेत्र भी, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र में भी, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र में भी आईपीसी लागू होती है। प्रादेशिक जल क्षेत्र में भी आईपीसी लागू होती है, आईपीसी लागू होती है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र में भी आईपीसी लागू होती है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र में भी आईपीसी लागू होती है। अर्थात आईपीसी इज ऑल्सो एप्लीकेबल, इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन टेरिटोरियल वाटर, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया। भारत की जो प्रादेशिक जल क्षेत्र है उसमें भी आईपीसी लागू होती है। तो हमारे समस्त स्थल क्षेत्रफल पर, सारे के सारे पानी पर, सारे के सारे भारत के ऊपर जो स्थित आसमान है वहां पर। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो हमारा टेरिटोरियल क्षेत्र है ये भारत की सीमा से कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो याद रखिएगा
जल के अंदर जो दूरी नापी जाती है, जल के अंदर जो दूरी मापी जाती है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? नॉटिकल मील। अर्थात जो वाटर के अंदर डिस्टेंसेस होती हैं, पानी के ऊपर जो आप दूरियां मापते हो, वो नॉटिकल मील में मापी जाती हैं। किस में मापी जाती हैं? नॉटिकल मील। स्टार लगा के लिख लेना। एनएम मतलब 1 नॉटिकल मील, ये 1852 मीटर के इक्वल होता है। यदि इसे किलोमीटर में करोगे तो 1.85 किलोमीटर, अर्थात 1 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.85, या आप 1852 मीटर भी कह सकते हो। कितना कह सकते हो? 1852 मीटर भी कह सकते हो। तो ये एक यूनाइटेड नेशंस का कानून है, यूएन क्लॉज 1982, यूएन क्लॉज 1982। मान लेता हूं ये हमारा भारत है, ये हमारा क्या है? भारत। यहां पर कहीं पर चिल्का, कहीं पर पुलिकट लेक, इस तरीके से लेक है, कहीं जमीन के अंदर इस तरह से। तो हम क्या करते हैं? एक बेस लाइन खींचते हैं। क्या खींचते हैं? एक बेस लाइन। बेस लाइन, इसको क्या कहेंगे? आधार रेखा या बेस लाइन। अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको आधार रेखा कहोगे या बेस लाइन कहोगे? आधार रेखा। ओके। इस आधार रेखा के जितने भी अंदर, जितने भी लेफ्ट की तरफ, धरती की तरफ किसी भी देश की लैंड या किसी भी देश की जो स्थल होता है, जमीन होता है, उस तरफ की जितनी भी दूरी होती है, जितनी भी जगह होती है, जितना भी पानी होता है, इससे इनलैंड वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनलैंड वाटर, अर्थात अंतः स्थल जल। क्या कहता है? अंत स्थल जल कहा जाता है बेस लाइन के अंदर वाले पानी को। और बेस लाइन से समुद्र की तरफ, याद रखिएगा, बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील। कितने नॉटिकल मील? 12 नॉटिकल। एनएम का मतलब समझ रहे हो ना? एनएम का मतलब है 1852 मीटर। तो 12 की मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 22.1 या 2 किलोमीटर के करीब आएगा। कितना आएगा? 22.1 या 2 किलोमीटर के करीब आएगा। अतुल तुम पढ़ा दो, अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा तो। इनलैंड वाटर, मेरी बात समझ रहे हो भाई? देखो, जिसको पढ़ना है वो मन से पढ़ते रहे ना, बाकी बाद में जो सब कर रहे हैं ना, इन्हें समझ में आ जाएगी। तो हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की प्रादेशिक सीमा क्या है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आपको प्रादेशिक सीमा ना देकर वो बेस लाइन से कह देगा या कुछ और। तो भारत की सीमा की जो बेस लाइन है, उस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, किलोमीटर में देखोगे तो 22.1 या 22.1, ये जो किलोमीटर, इन्हें इनलैंड वाटर भी कहते हैं, इन्हें आंतरिक पानी भी कहते हैं, इंटरनल वाटर भी कहते हैं, आंतरिक जल भी कहते हैं। और इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील जो होती हैं, 22.1 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है, इसे भी भारत का प्रादेशिक क्षेत्र कहते हैं या भारत का टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, प्रादेशिक जल क्षेत्र कहते हैं। और याद रखिएगा, यह प्रादेशिक जल क्षेत्र वो है जहां किसी भी देश के बनाए कानून लागू होते हैं। किसी भी देश के जो कानून है वो सब लागू होते हैं, चाहे वो दहेज का कानून हो, चाहे वो आईपीसी हो, चाहे वो सीआरपीसी हो, चाहे वो आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स वाला कानून हो, चाहे और कानून हो, सारे के सारे इस क्षेत्र में लागू होते हैं। इसके बाद ये जो क्षेत्र माना जाता है, इसे इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय जल या इंटरनेशनल वाटर कहे जाते हैं। यहां पर उस देश के कानून लागू नहीं होते, यहां पर अंतरराष्ट्रीय कानून लागू होते हैं। यहां पर क्या लागू होते हैं? अंतरराष्ट्रीय कानून लागू होते हैं।
अंतरराष्ट्रीय कानून लागू होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय कानून। मेरी बात समझ रहे हैं? और ये कब की बात है? आपको याद होगा फरवरी 2012 की बात है। कब की बात है? फरवरी 2012 की बात है। फरवरी 2012 की बात है कि एक इटली का टैंकर था। क्या था? इटली का टैंकर। 2012 की बात है। एक इटली का टैंकर था। उस इटली के टैंकर में इटली के 2 नाविक थे। क्या थे? 2 नाविक या 2 नेवी पर्सन थे। क्या थे? 2 नेवी पर्सन। इसमें 2 नेवी के ऑफिसर थे। उन्होंने क्या किया कि 2 तमिलनाडु के मछुआरों को गोली मार दी थी। किसको मार दी थी? 2 तमिलनाडु के मछुआरों को गोली मार दी थी। मार दी थी, नहीं मार दी थी? 2 को। और इसका नाम था, ये जो जहाज था इसका नाम था एनरिका लेक्सी। लिख लेना, इस जहाज का नाम क्या था? एनरिका लेक्सी। एनरिका लेक्सी इस जहाज का नाम था। यह 2012 में बहुत उभरा था। उस शिप पर इसने 2 मछुआरों को गोली मार दी थी। मछुआरे कहते, ये जो इटली के नागरिक हैं वो कहते कि हम अंतरराष्ट्रीय पानी में थे। किसमें थे हम? इंटरनेशनल वाटर में थे, तो हम पर यूनाइटेड नेशंस के कानून लागू होंगे, जो अंतरराष्ट्रीय कानून है। जबकि भारत सरकार कहती है कि बिल्कुल नहीं, तमिलनाडु सरकार कहती है बिल्कुल नहीं, आप भारत के प्रादेशिक क्षेत्र में हो, आप भारत के टेरिटोरियल वाटर में हो, यहां पर आईपीसी लागू होगी, यहां पर आईपीसी लागू होगी। और क्या आप, और सिर्फ आईपीसी मर्डर कर नहीं, सिर्फ मर्डर पर लागू नहीं होगी, इस बात पर भी लागू होगी कि आपके पास जो हथियार थे, क्या आप उन्हें परमिशन के साथ लेकर आए थे? भारत के जल क्षेत्र में क्या आपके पास जो हथियार थे उन्हें आप बिल्कुल सही, उन्हें आप बहुत अच्छे परमिशन के साथ। तो यह केस बहुत जरूरी है। अब इस पर यदि हम एक क्वेश्चन कर लें, इस पर यदि हम क्वेश्चन कर लें, जहाज का नाम था एनरिका लेक्सी। क्या नाम था? जहाज का नाम एनरिका लेक्सी। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, एनरिका लेक्सी केस भी बोलते हैं। यह 15 फरवरी की बात है, 15 फरवरी की बात है 2012 में। अब सुन लीजिए, जहाज का नाम लिख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। एनरिका लेक्सी, एनरिका लेक्सी इंग्लिश में लिख लीजिएगा। इटली का जहाज था। कहां का था? इटली का। अब एक क्वेश्चन है जैसे कि कोई व्यक्ति, अब ऐसे कैसे पूछ सकता है? इसके ऊपर याद रखिएगा, सिर्फ जल की बात नहीं हो रही, इसके ऊपर कोई हवाई जहाज भी उड़ रहा है, वहां पर कोई घटना होती है, तब भी वो भारत में घटित मानी जाती है, तब भी वो भारत में घटित मानी जाती है। यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं रही होगी, यहां तक तो कोई समस्या नहीं रही होगी। बिल्कुल सही। हां, लाटोरे करके एक का नाम था और गिरोने नाम था। लाटेरे और एक गिरोने। 302 का चार्ज लगा था। केरला पुलिस ने रजिस्टर किया था। तमिलनाडु के मछुआरे थे और केरला की कोस्ट के पास में उनको मारा था, उनको मारा था। चलिए भैया, और बोट का नाम था सेंट एंटोनी। जिस बोट में वो तमिलनाडु के मछुआरे सवार थे उसका नाम था एंटोनी। क्या नाम था? एंटनी। एंटनी इस बोट का नाम था। ये आ जाते हैं कभी क्वेश्चन, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इस पर बहुत हाय तौबा मची थी। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं, ये प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत यदि कोई क्राइम होता है तो उसे भी भारत की सीमा में ही माना जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या?
आगे बढ़े। दूसरी बात, अभी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, लेकिन जो हमारा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके बाद जैसे वो लागू होगा 31 अक्टूबर से, तो 31 अक्टूबर से आईपीसी और भारत के जितने कानून हैं वो सब जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएंगे। वो सारे के सारे जम्मू कश्मीर में लागू हो जाएंगे 31 अक्टूबर से। तो यहां तक तो आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं सेक्शन 2। टाइटल वगैरह की बात समझ में आ गई। सेक्शन 2, आप इससे संबंधित कोई डाउट पूछो। अभी जो हमने धारा 1 करी है ना, धारा 1, इससे संबंधित कोई दिमाग में आ रहा हो कि सर यहां पर कोई क्राइम हुआ है, वो किसके अंतर्गत आएगा, जरा पूछना, देखना चाहता हूं। क्लियर है चीज? यूएन क्लॉज, ये ऐसे समझ लो कि लॉ ऑफ द सी, लॉ ऑफ द सी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, लॉ ऑफ द सी, अर्थात यूनाइटेड नेशंस जो होता है ना, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो समुद्र होते हैं, समुद्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बना रहे और आपस में देश इस्तेमाल करने के लिए ना लड़े पानी को कि मेरा पानी, क्योंकि समुद्र में बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ मिलते हैं, मछलियां मिलती हैं, हर देश के लिए जरूरी होते हैं। तो यूएन क्लॉज, जब इसको शॉर्ट करोगे तो यूएन क्लॉज आ जाएगा। 1982 में एक समझौता हुआ था जिसमें ये टेरिटोरियल वाटर, प्रादेशिक वाटर, संलग्न क्षेत्र, आपका एक कॉन्क्यूरेंट, और नेक्स्ट जो आ जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये 3 तरह के पानी तय हुए थे। इसी में जो टेरिटोरियल होता है, प्रादेशिक क्षेत्र, वो क्षेत्र होता है जहां पर उस देश का पूर्ण अधिकार होता है, पूरी तरीके से अधिकार होता है और उस देश के कानून भी लागू होते हैं। ये होता है यूएन क्लॉज, लॉ ऑफ द सी, समुद्र को गवर्न करने वाला कानून, ऐसा समझ लेते हैं। पाकिस्तानी एम्बेसी, किसी भी देश की दूसरे देश में जो एम्बेसी होती है, दूतावास होते हैं, वो उस देश की संपत्ति होती है, उस देश की संपत्ति। जैसे मान लो पाकिस्तान का दूतावास है तो ये पाकिस्तान की सोवरेनिटी राइट है इस पर, ये दूतावास पाकिस्तान की संपत्ति है, बेशक भारतीय जमीन पर है, ये पाकिस्तान की संपत्ति है। और ये किसने बनाए? ये कानून भी यूनाइटेड नेशंस ने बनाए। इसी तरह हमारा जो भारत का दूतावास विदेश में, पाकिस्तान में, वो भारत की संपत्ति है ना, हम बिना परमिशन के पाकिस्तान के दूतावास में घुस सकते और ना पाकिस्तानी भारत के दूतावास में बिना परमिशन के जा सकते हैं। आपको याद है कि इक्वाडोर नाम का जो देश है, उसके दूतावास में, इक्वाडोर नाम का जो देश है उसके दूतावास में जूलियन असांजे ने शरण ले रखी थी। याद है जूलियन असांजे कौन है? जूलियन असांजे कौन है? कोई जानता ही नहीं? जूलियन असांजे ने लंदन में स्थित इक्वाडोर दूतावास, इक्वाडोर एक कंट्री है, उसके दूतावास में शरण ले रखी थी। जबकि जूलियन असांजे पर कई प्रकार के आरोप हैं जिसमें लंदन पुलिस इन्हें गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन जब तक जूलियन असांजे इक्वाडोर के दूतावास में रहे, इक्वाडोर ने इन्हें शरण दे रखी। क्या दे रखी थी? शरण दे रखी थी। इनको रेफ्यूजी दे रखा था, इनको असाइलम दे रखी थी। क्या दे रखी थी? असाइलम, शरण दे रखी थी। तब तक लंदन पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। जैसे इक्वाडोर ने इनकी शरण वापस ले ली, उसने पुलिस को परमिशन दे दी और तब जूलियन असांजे को गिरफ्तार किया गया। दूतावास क्या होता है? दूतावास होता है जैसे
अभी मान लेते हैं कि भारत का अमेरिका में दूतावास है, तो दूतावास ऐसा मान लो भारत का ऑफिस, जो भारत के जितने भी इंटरेस्ट हैं, हमारे जितने भी चीजें, उन्हें अमेरिका में रिप्रेजेंट करता है। यदि अमेरिका को भारत से बातचीत करनी होती है तो वो अपने दूतावास के थ्रू, हमें मतलब देखो, हमें अमेरिका से बातचीत करनी होती है तो दूतावास के थ्रू, दूतावास के थ्रू जो विदेश मंत्रालय होते हैं, ये समझ लो विदेश में कोऑर्डिनेशन होता है। अगर किसी भारतीय को कोई दिक्कत है तो वो दूतावास में जा सकता है, भारत के दूतावास में। इसी तरह मान लो मुझे अमेरिका का वीजा चाहिए तो मैं अमेरिकी दूतावास में जाकर वीजा अप्लाई करूंगा। ये होते हैं दूतावास। चलिए और बताइए, हाँ, यदि फ्रांस की भारत में एम्बेसी है तो बिल्कुल एंटर नहीं कर सकते हम। यह कानून भी किसने बनाया है? यूनाइटेड नेशंस ने बनाया है। इस ये कानून बनाने का उद्देश्य क्या है कि जो भी देश के दूतावास हैं, भाई यदि हमारा फ्रांस में है या मान लो पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तानी तो कभी भी हमारे लोगों को पकड़ सकते हैं, उनको टॉर्चर कर सकते हैं, और पाकिस्तान के यहां पर रहते हैं भारत में, हम उनको पकड़ के टॉर्चर कर सकते हैं। तो दूतावास को यह इम्यूनिटी दे दी गई, इस पर किसी देश के कानून लागू नहीं होते, इम्यूनिटी दे दी गई। आपको पता है यदि दूतावास में कोई मर्डर भी कर दे तो भी आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। मर्डर करने पर भी उसे आपको उसके देश ही भेजना पड़ेगा, उसे आप देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दोगे, 24 घंटे के अंदर देश छोड़ दे, या इस तरह से। अक्सर आपने अखबार में पढ़ा होगा। इसको भी चलो किसी दिन हम अच्छे से कर लेंगे, इन सबको लिख लो, मैं भी लिखता रहता हूं। चलिए, जिनेवा कन्वेंशन आदि कहते हैं इन चीजों को। जैसे भी आपको पता होगा कि कुलभूषण जाधव जी जो कि पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, उनसे मिलने भारतीय दूतावास के अधिकारी गए थे। तो यदि किसी देश का कोई कैदी दूसरे देश में बंद होता है तो उसे दूतावास के अधिकारियों से मिलने दिया जाता है, उसके हालचाल पूछना, वकील कैसे करना, ये सब, ये भी यूनाइटेड नेशंस का कानून है, जिससे जितने भी देश हैं दुनिया के, उन सब में शांति एक सहयोग बना रहे। तो धारा 2 पर आ जाते हैं। क्या जाते हैं? धारा 2। धारा 2 क्या कहती है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। लिखिए, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, कमिटेड विद इन इंडिया। भारत के अंदर किए गए अपराधों का दंड, किए गए अपराधों का दंड, अपराधों का दंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस, भारत के अंदर किए गए अपराधों का दंड। भारत का मतलब यहां पर है संपूर्ण भारत, जितना भी हमने धारा 1 में डिस्कस किया है, संपूर्ण भारत, होल इंडिया, चाहे वो पानी के अंदर हो, चाहे वो हवा में हो, चाहे कहीं हो। तो यह धारा क्या कहती है? यह धारा कहती है एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति। जो धारा 2 है वो किसकी बात करती है? प्रत्येक व्यक्ति shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। क्या कह रखा है कि हर प्रत्येक व्यक्ति हर उस कार्य के लिए उत्तरदायी है, हर एक व्यक्ति उस कार्य के लिए उत्तरदायी है, दंडनीय है, कि जो उसने भारत में किया है। और इस संहिता आईपीसी के द्वारा, किसके द्वारा? आईपीसी के द्वारा वो दंडनीय है। क्या है? दंडनीय। सिंपल समझिए क्या कह रखा है। सेक्शन 2 कहती है कि भारत के अंदर प्रत्येक व्यक्ति कोई भी क्राइम, कोई भी अपराध करता है जो आईपीसी 1860 के अंदर आता है,
तो वो आईपीसी की, ये जो हमने बना रखा है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इस आईपीसी के द्वारा दंडनीय होगा। कहने का मतलब एवरी पर्सन का मतलब है हर भारतीय नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक, हर भारतीय नागरिक। इसमें तो सिटीजन ऑफ इंडिया भी आगे, क्या आगे, सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि कोई भारत का नागरिक है, भारत में कोई क्राइम कर रहा है, भारत के अंदर कोई अपराध कर रहा है, तो वो भी आईपीसी के तहत दंडनीय होगा। यदि भारत का कोई नागरिक, इफ एनी इंडियन सिटीजन इज डूइंग एनी क्राइम, या वो कोई भी क्राइम करता है, कोई भी अपराध करता है, तो वो आईपीसी के तहत दंडनीय होगा, यदि आईपीसी ने उसके बारे में, उस अपराध के बारे में जिक्र किया हुआ है तो। ठीक है। सेकंड कह रखा है फॉरेनर्स इन इंडिया, फॉरेनर्स इन इंडिया, भारत में विदेशी, भारत में विदेशी। यदि कोई विदेशी है जो भारत में घूमने आया है, व्यापार के मकसद से आया है या किसी और मकसद से आया है, वो भारत में आके कोई क्राइम कर देता है। जैसा अक्सर आपने देखा होगा कि कोई नाइजीरिया या कहीं का कोई व्यक्ति ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है। किसके साथ पकड़ा जाता है? ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है। तो यह व्यक्ति भी दोषी है, यह व्यक्ति भी दोषी है, चाहे वो विदेशी है। लेकिन इसमें एक छूट दी गई है। इसमें क्या दी गई है? छूट। तो आप एक्सेप्शन लिख लेना, अपवाद लिख लेना। क्या लिख लीजिएगा? अपवाद। अपवाद में आप क्या लिखना कि जो एम्बेसी ऑफिशियल्स होते हैं, एम्बेसी ऑफिशियल्स, एम्बेसी ऑफिशियल्स का मतलब है दूतावासों के अधिकारी, दूतावासों के अधिकारी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। जो दूतावास के लोग होते हैं, अपने अपने देशों के जो दूतावास के लोग होते हैं, उन पर यह विदेशी वाला टैग काम नहीं करता। यदि वो भारत में अपराध करते हैं, मर्डर कर लें, चोरी कर लें, तो उन पर आईपीसी का केस नहीं चलेगा, उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। कहने का मतलब जो धारा 2 है, सेक्शन 2 है, ये सिर्फ ना भारतीयों के अपराध का दंड देती है, ना सिर्फ भारतीयों के किए गए अपराध का दंड देती है, बल्कि यदि कोई भारत की धरती पर विदेशी भी अपराध करता है, भाई यदि भारत के लिए है तो जाहिर सी बात है भारतीयों को तो दंडित करेगी। यदि कोई फॉरेनर भी भारत में आके अपराध करता है तो ये उसे भी पनिश करेगी, ये उसे भी दंडित करेगी। कौन करेगी? आईपीसी 1860। प्रत्येक व्यक्ति का मतलब ये है। तीसरी चीज, इसमें अब कुछ फेमस केस लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? फेमस केस या इससे संबंधित प्रसिद्ध वाद। क्या संबंध दीजिए? प्रसिद्ध वाद। भाई भारत में तो आप कर ही रहे हो तो कोई बात है ही नहीं। पहला जो केस है वो आ जाता है मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। मुबारक अली बनाम बॉम्बे राज्य। मुबारक अली बनाम बॉम्बे राज्य, यह फेमस केस है। अगर राष्ट्रपति को भी मार दे तो भी उसे विदेश भेजा जाएगा। दूतावास का कोई भी नागरिक कैसा ही घिनौना काम करे, उसे विदेश भेजा ही जाएगा, उसके देश वापस भेजा जाएगा, उस पर मुकदमा नहीं चल सकता। क्लियर है बात? दूसरी बात एक और सुन लीजिए। हां, मान लेता हूं यहां पर उसने राष्ट्रपति को मार दिया भारत में, मान लेता हूं भारत में, तो भारत में तो यूनाइटेड नेशंस के कानूनों के तहत उसे उसके देश भेज दिया जाएगा और वहां जाकर उस पर मर्डर का मुकदमा चलेगा। वहां जाने पर उस पर मर्डर का मुकदमा चलेगा। भारत में न चलकर उस देश में जाने पर यदि वहां मर्डर एक अपराध होता हो, तो यदि वहां मर्डर को एक अपराध माना जाता है तो उस पर मुकदमा चलाया जाएगा।
ओके। कोई विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष सरकारी दौरे पर भारत में अपराध करे तो भी उसे वापस भेजा जाएगा, उसे इम्यूनिटी मिली होती है, उसे भी इम्यूनिटी मिली होती है। इसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। इसको सुन लीजिए, यह केस बहुत ही अजीब केस था। यह जो केस था यह बहुत ही ज्यादा अजीब केस था। जो किसके सामने आया था? यह जो केस था, बिल्कुल सही, यह किसके सामने आया था? यह 1957 में कोर्ट के सामने केस आया। 1957 में मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। अब समझिएगा कि भैया इसमें यह हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आया। एक मुबारक अली कराची के नागरिक हैं, पाकिस्तान के नागरिक हैं, कराची में कारोबार करते हैं। एक व्यक्ति है जो कि मुंबई में कारोबार कर रहा है। किसमें कारोबार कर रहा है? बंबई में कारोबार कर रहा है। कहां पे कारोबार कर रहा है? उस समय तो बंबई बोला जाता था। बॉम्बे में कारोबार कर रहा है। जो ये बंबई वाला व्यक्ति था, इसको चावलों की सख्त जरूरत थी। इसको चावल की क्या थी? सख्त जरूरत थी। किसी तरीके से इस कराची वाले को पता चला। इसने क्या किया? इसको टेलीग्राम, फैक्स आदि भेजकर, टेलीफोन आदि पर बात करके मुबारक अली ने बंबई वाले व्यापारी को कहा कि भाई मेरे पास चावल हैं और मैं तुम्हें भेजना चाहता हूं। मेरे पास चावल हैं। और भी 2-3 लोगों से मिलकर इसे खूब सारा पागल बना के इससे 5 लाख रुपए ले लिए। क्या ले लिए? 5 लाख रुपए ले लेता है। कौन? मुबारक अली। कितना एडवांस पेमेंट ले लेता है? 5 लाख रुपए। लेकिन कोई भी चावल इसको नहीं भेजता। आपने 5 लाख रुपए लिए, लेकिन आपने जो सामान देने का वादा किया था वो सामान आपने नहीं दिया। तो इस पर किसका केस लगता है? सेक्शन 420 धोखाधड़ी। 420 के तहत इस पर चीटिंग का केस लगता है। कौन सा केस लगता है? चीटिंग या धोखाधड़ी का? धोखाधड़ी का केस लगता है। इसके साथ 2 से 3 व्यक्ति और शामिल थे। 2 से 3 व्यक्ति और शामिल थे। और सबका नॉर्मल मन क्या था? नॉर्मल आशय क्या था? उन सबका इरादा क्या था? यदि हम बात करें कि उनका कॉमन इंटेंशन या उनका कॉमन इरादा क्या था, तो आप कहोगे सर वो पहले से चाहते थे कि इस व्यक्ति के साथ चीटिंग करें, तभी तो उन्हें इस तरीके का फ्रॉड का खेल खेला। अर्थात मुबारक अली और उसके जो इस गैंग में शामिल लोग थे, उनका मन शुरू से था, उनका एक सामान्य जो इरादा होता है वो इरादा था पहले से कि हम इसको धोखाधड़ी करेंगे। हम बंबई वाला जो व्यापारी है इसको क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे बच्चा? बोलो। धोखा देंगे। उनका इरादा पहले से था ना। तो कॉमन इंटेंशन सेक्शन 34 इस 2 के तहत इस पर केस होता है। केस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। मुबारक अली तो कराची। अब मुबारक अली लंदन में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं? लंदन। लंदन इंग्लैंड। इंग्लैंड के साथ हमारी प्रत्यार्पण संधि है, जैसी पुर्तगाल के साथ है, जहां से अबू सलीम को लाया गया था। और जैसे अभी लंदन से किसको लाने की बात चल रही है? इंग्लैंड से विजय माल्या, मोदी, इन सबको। तो लंदन के साथ जो हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी, क्या थी? एक्स्ट्राडिशन, प्रत्यार्पण। मुबारक अली को कहां लेकर आया गया? मुबारक अली को मुंबई लाया गया। जांच हुई तो इसको सजा दी गई। इसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और कहा कि भाई मैं तो विदेशी नागरिक हूं। मैं कैसा नागरिक हूं? विदेशी। मैं तो पाकिस्तान का नागरिक हूं। आप मुझे आईपीसी के तहत कैसे सजा दे सकते हैं? आप मुझे आईपीसी के तहत कैसे सजा देते हैं?
तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एक फैसला दिया जिसमें कहा लोकेलिटी ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, कि भाई देखिए आपने जो कार्य किया है, जो आपने इलीगल अवैध कार्य किया है, धोखाधड़ी का जो काम किया है, आपने जो क्राइम किया है, अपराध किया है, उसका स्थान क्या है? मुंबई। इसका मतलब जब उसका स्थान बॉम्बे या मुंबई, जो भी आप लिखना चाहो, बंबई या मुंबई है, तो जाहिर सी बात है आपने आईपीसी के तहत अपराध किया है, क्योंकि बंबई भारत में है और भारत में आईपीसी लागू होती है, इसीलिए आपको आईपीसी के प्रावधानों के तहत सजा दी जाएगी, आपको आईपीसी के प्रोविजन के तहत सजा दी जाएगी। फिर से सुन लीजिए, मुबारक अली कहते हैं कि भाई मैं पाकिस्तान का हूं, मुझे क्यों सजा दे रहे हो, आईपीसी तो भारत में लागू होती है। तो जज कहते हैं कि जो आपने अवैध कार्य किया है उसका स्थान भारत में है, तो यदि क्राइम का स्थान भी भारत में होता है तो भी आईपीसी लागू होती है। स्टार लगा के लिख लीजिए, इफ द प्लेस ऑफ क्राइम इज, या तो क्राइम स्टार्ट हो भारत से, भारत में साजिश बनाई गई हो, या वो क्राइम का रिजल्ट भारत हो, या बीच में किसी कड़ी का इस्तेमाल भारत, किसी के कड़ी के तौर पर बीच में किसी खास मकसद से भारत का इस्तेमाल किया गया हो, तब भी क्या है, तब भी क्या है, आईपीसी लागू होगी, यदि भारत का उसमें किसी भी प्रकार से रोल है। यह किस में बात कही गई? ये मुबारक अली केस में बात की गई। एक और केस होता है, एक और बहुत फेमस केस है, ये लंदन का केस है। कहां का केस है बच्चा? ये लंदन का केस है, बहुत पुराना। इसको कहते हैं रेक्स वर्सेस ईसॉप, रेक्स वर्सेस ईसॉप, रेक्स वर्सेस ईसॉप। 1836 का केस है लंदन का। इंग्लैंड में क्या होता है? इंग्लैंड में एक बहुत पुराना बंदरगाह है, इंग्लैंड में एक बहुत पुराना बंदरगाह है जिसका नाम है सेंट कैथरीन बंदरगाह। क्या बंदरगाह है? सेंट कैथरीन डॉक्स, संत कैथरीन बंदरगाह। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पे था। ये जो ईसोप नाम का व्यक्ति है, ये जो ईसोप नाम का व्यक्ति है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पे था। किसके जहाज पे था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पर। अब कहोगे सर ये तो आईपीसी की तो बात ही नहीं है, ये तो 1836 का केस है, तब तो आईपीसी बनी नहीं थी। आईपीसी किससे बनी है? इंग्लिश कानूनों से बनी है। किससे बनी है? इंग्लिश कानून। इंग्लिश कानूनों को ही हमारे देश के क्राइम के मामले में तो हम पूरे इंग्लिश कानूनों को फॉलो करते हैं, उसी से प्रभावित था ये। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पर ये एक अप्राकृतिक अपराध कर देता है। ईसोप नाम का जो व्यक्ति है एक अप्राकृतिक अननेचुरल ऑफेंस कर देता है। अननेचुरल ऑफेंस जैसे गे के बीच के संबंध, अब तो भारत में क्राइम नहीं है, लेकिन गे और गे के बीच में जो संबंध है वो अननेचुरल है, वो अप्राकृतिक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पर ये ईसोप, जो कि बगदाद इराक का नागरिक होता है, कहां का नागरिक होता है? इराक बगदाद का नागरिक होता है। ये अपराध कर लिया जाता है, ये अपराध करता है, इसको पकड़ लिया जाता है वहीं पर जहाज पर ही, और इसको लाकर भैया लंदन में पेश किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? लिखवाया तो 1957 में हुआ था, मुबारक अली केस, साफ शब्दों में लिखवाया बेटी। क्यों नहीं नोट कर रहे? अरे बड़े परेशान करते हो, एकदम बेकार स्टूडेंट हो कुछ तो। इराक बगदाद का था। अब जब इसको लाया जाता है जज के सामने, तो ईसोप कहता भी सुनिए, जो अपराध मैंने किया है, जो अपराध मैंने किया है, मेरे देश में अपराध नहीं है, मेरे देश में अपराध नहीं है, और मुझे आपके देश का पता नहीं था कि ये जो मैंने अपराध किया है, मेरी कंट्री में वो अपराध नहीं है, बगदाद इराक में वो अपराध नहीं है, और मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि आपके यहां पर वो अपराध है या नहीं है, तो मैंने वो अप्राकृतिक अपराध कर दिया,
या अननेचुरल ऑफेंस कर दिया। तो जज कहता है ये गलत बात है, ये बात से आप छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते कि आपके देश में नहीं है या हमारे देश में नहीं है। आपको होना चाहिए था इस बात का पता कि आप जिस देश के जहाज पर हो वो देश इंग्लैंड है। वो देश कौन सा? इंग्लैंड है। और वहां पर अननेचुरल अपराध के लिए, अप्राकृतिक अपराध के लिए सजा का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है। तो ये विदेशी व्यक्ति है, इसने कोई अपराध किया, इसको ना पता होते हुए भी इस पर चार्ज लगा, इस पर मुकदमा चला, ये दोषी ठहराया गया। तो जो ईसोप है, ये भी क्या होता है? ये जो केस है ईसोप केस, ये भी भारत में अपराध से संबंधित केस है। और किसके अंतर्गत आता है? धारा 2 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बच्चा? धारा 2 के अंतर्गत आता है। एक और केस है 1962 का। कब का केस है? 1962 का, जो सुप्रीम कोर्ट में 1964 और फैसला 1965 में आया। इसका नाम है मेयर हेंस जॉर्ज। मेयर हेंस जॉर्ज, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेयर हेंस जॉर्ज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्या मतलब सुना इसका? मेयर हेंस जॉर्ज, मेयर हेंस जॉर्ज बनाम महाराष्ट्र राज्य, बनाम महाराष्ट्र राज्य 1965, 1965 के सुब्बा राव की अदालत में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आया। अब सुन लीजिए केस क्या था, अब सुन लीजिए ये केस क्या था, ये केस क्या था। तो केस था कि आपने ज्यूरिक का नाम तो सुना होगा, ज्यूरिक, ये जर्मन नेशनल था। मेयर हेंस जॉर्ज कौन था? जर्मन। ज्यूरिक से फिलीपींस के मनीला जाने के लिए इसने एक, ज्यूरिक से मनीला जाने के लिए इसने एक फ्लाइट पकड़ी। क्या पकड़ी? फ्लाइट, फिलीपींस के मनीला। वो जहाज भी विदेशी था, वो जहाज भी भारत का नहीं था, वो जहाज भी भारत का नहीं था, याद रखिएगा। और ये कुछ समय के लिए, ये कुछ समय के लिए भारत में एयरपोर्ट पर उतरा। जैसे लंबी दूरी की जो फ्लाइट होती हैं तो भारत के एयरपोर्ट पर या रास्ते में किसी एयरपोर्ट पर उतर जाती हैं फ्यूल भरने के लिए या किसी और चीज के लिए। किसके लिए? फ्यूल भरने के लिए या किसी और चीज के लिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे फ्यूल आदि भरने के लिए नहीं जाते, ले आते हैं, ऐसे ही ये ईंधन आदि भरने के लिए उतरा। ये ईंधन आदि भरने के लिए ये जो जहाज है ये भारत के एयरपोर्ट पर उतरा। कहां उतरा? भारत के एयरपोर्ट पर उतरा। मेरे बात समझ रहे हैं? उतरा कहां पे होगा भाई? महाराष्ट्र की बात है तो बंबई में उतरा होगा। कहां पे उतरा होगा? बंबई में उतरा होगा। इसके बारे में पहले से जानकारी थी कि इसके पास 34 केजी सोना है। क्या है? 34 केजी गोल्ड है। क्या इसके पास? 34 केजी गोल्ड है। जब भी भारत में आप कोई गोल्ड लेकर आते हो विदेश में तो आपको पहले बताना होता है, फॉर्म भरना होता है, पहले डिस्क्लोज करना होता है। क्या करना होता है? डिस्क्लोज। पहले उसके बारे में बताना होता है, घोषणा करनी होती है। पहले क्या करनी होती है? घोषणा करनी होती है। तब एक कानून लागू था जिसका नाम था FCRA 1947। इसके तहत एक घोषणा करनी होती है। परंतु ये जो मेयर हेंस जॉर्ज था इसने घोषणा नहीं की, इसने घोषणा नहीं की और ये मुंबई एयरपोर्ट पर उतर जाता है। ये कहां उतर जाता है? मुंबई एयरपोर्ट पे उतर जाता है। इसके बारे में कस्टम वालों को पहले से ही खबर थी, वो जांच पड़ताल करते हैं, ये नजर नहीं आता, वो एरोप्लेन में जाते हैं और एरोप्लेन में ये व्यक्ति नजर आ जाता है। एरोप्लेन में ये व्यक्ति नजर आ जाता है। मेरी बात बता रहे हैं? एरोप्लेन में देखो, अब यहां पर 3 चीज है।
यह व्यक्ति स्विट्जरलैंड के विमान में है। कौन से विमान में? स्विट्जरलैंड के विमान में। स्विट्जरलैंड के विमान में। इस बात को आप अच्छे से याद कीजिएगा। दूसरी बात, यह एरोप्लेन में ही है, यह एयरप्लेन में ही है और उतरा भी नहीं है। एयरप्लेन में उतरा भी नहीं है, परंतु है कहां पर? भारत की धरती पर। कहां पर है? भारत की धरती पर। तो कस्टम वाले इसको पकड़ के उतार लाते हैं, इसकी जांच पड़ताल होती है, 34 केज सोना मिलता है और पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। इस पर स्मगलिंग का केस लगा देती है कि आप बिना बताए भारत में सोना लेकर आए। आपको घोषणा करनी थी, लेकिन आप बिना बताए भारत में सोना लेकर आए हो, आप स्मगलर हो। और इस केस के लिए जो मजिस्ट्रेट की अदालत थी उसने 1 साल की सजा। जब यह हाईकोर्ट पहुंचा केस, हाईकोर्ट ने सजा को माफ कर दिया। फिर यह केस महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट लेकर गई। कहां लेकर गई? सुप्रीम कोर्ट लेकर गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में पूरी बातें सुनी, पूरी बहस हुई और बाद में यह कहा गया कि यह जो व्यक्ति है इसने इस कानून के तहत, एफसीआरए के तहत भारत में सोना लाने का अपराध किया है और भारत की जो अर्थव्यवस्था उसको नुकसान पहुंचाने का अपराध किया है, या इनडायरेक्टली कहें तो भारत को नुकसान पहुंचाने का अपराध किया है स्टेट को। इसका मतलब यह उत्तरदायी तो है। वो क्या ठहर, और यह अपराध हुआ कहां पर है भाई? सोना लाने का जो अपराध है, बिना बताए बिना घोषणा किए सोना लाना एक अपराध है। और यह अपराध आपसे कहां हुआ है? भारत की धरती बंबई में हुआ है। तो इसका मतलब आप पे कानून लागू होगा। 1 साल की सजा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के करीब तक ये अपनी सजा काट चुके थे। क्या कर चुके थे? अपनी सजा काट चुके थे। तो इन्हें फिर छोड़ दिया गया। लेकिन जो 1 साल की वो सजा वाली बात थी वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी। बस छोड़ इसलिए दिया गया क्योंकि बच्चा, उन्हें वो पहले ही किस्तों में 1 साल की सजा काट चुके थे। उनको 1962 में गिरफ्तार किया गया था और फैसला 1965 में आया था। तो ये 3 केस हो गए। कौन कौन से केस? एक तो मुबारक अली वाला केस। कौन सा केस? मुबारक अली। एक ईसॉप वाला केस और एक हो जाता है आपका हैंस मेयर जॉर्ज वाला केस। हैंस मेयर जॉर्ज, तो ये धारा 2 से संबंधित है। भारत में किए गए अपराधों का दंड। भारत में किए गए अपराधों का दंड। आपने तीनों अलग अलग तरीके के अपराध, अलग अलग करने के तरीके, अलग अलग स्थान देखे और तीनों को ही भारतीय कानून द्वारा सजा दी गई। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो ये क्या हो जाती है? हमारी धारा 2 हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चा? धारा 2। टाइम भी हो गया। अंधा कानून नहीं है बच्चा। कानून की कोई टेक्निकल टर्म्स होती हैं। कानून की टेक्निकल टर्म्स होती हैं। हो सकता है कि वो व्यक्ति प्लेन से ना उतरा हो सकता है वो, अगर पहले तो पकड़ लिया गया, पकड़ने से पहले किसी के द्वारा वो उसको नीचे भिजवा देता या कुछ बाद में कुछ करता, जब सब लोग चढ़ते विमान से तब वो उतरता। तो ये किसी के माइंड की आप नहीं जान सकते, किसी के माइंड की बात आप नहीं जान सकते। तो टेक्निकल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसका, कानून के आधार पर, बच्चा याद रखना, सुप्रीम कोर्ट जो कानून है उसके आधार पर चलती है, कानून के आधार पर। चलिए, बिल्कुल सही, उतार सकते हो आप। यदि भारत के स्पेस से, भारत के एयर स्पेस से कोई फ्लाइट जा रही है और उसमें आपको कोई अपराध होने की आशंका है तो आप उसे उतार सकते हो भैया, आप उसे उतार सकते हो, बिल्कुल उतार सकते हो। और किसी ग्रुप से मत जुड़ना। व्हाट्सएप ग्रुप से जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं इनका कोर्स सस्पेंड हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। आगे बढ़ें या हिंदी शुरू करें? बताओ। आईपीसी की धारा 1-2 आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई?
एग्जैक्ट एक भी चीज मैंने नहीं छोड़ी है। यहां से जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप बता दोगे। अब धारा 3 भी विदेशों में हुए अपराधों के बारे में बताती है और धारा 4 भी विदेशों में हुए अपराध के बारे में बताती है। दोनों ही बताती है। अंतर क्या है? बहुत ही महीन सा अंतर है, बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा अंतर, लेकिन दिखने में छोटा, समझने में बहुत बड़ा। धारा 3 हिंदी, आईपीसी हिंदी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक बार मुझे अभी फिर से बता दो भाई। मैं अपनी तरफ से आपको अजीब इसलिए लग रहा है क्योंकि आप इस लेवल तक का भी पढ़ते नहीं हो। आप जितने भी हो सच बताओ, कभी भी आपने थोड़ा सा डीप पढ़ने की कोशिश की थी? कभी भी? आपने आज तक किसकी तैयारी की है? या तो कांस्टेबल की तैयारी की है, मान लेता हूं आपने एसएससी की भी की होगी, तो आपने ल्यूसेंट वाली की है। आप कहीं कोचिंग भी गए होंगे तो आपको सिर्फ ल्यूसेंट लिखवाई गई होगी। अब आपको फर्क तो पड़ेगा जब पॉलिटी में आप अलग अलग चीजों को पढ़ोगे। एक एक शब्द की कानून है, एक एक शब्द की अपनी वैल्यू होती है। हमारे लिए तो पनिशमेंट और कंपनसेशन एक ही बात है। दंड और क्षतिपूर्ति हम ऐसे ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो यदि आप ऐसे कहते रहे मेरी समझ में नहीं आया, कोई फायदा नहीं। जबकि मैं हजारों ऐसे बच्चों को जानता हूं, बात करता हूं कि जो 10-10 बार करते हैं, फिर समझते हैं, कोई डाउट होता अगली क्लास में पूछते हैं। जबकि मैं डाउट का भरपूर आपको समय देता हूं। रिवीजन करोगे सब क्लियर होते चलेंगे। मुझे पता है ना आपके बारे में, मैं भी तो आपकी एज से निकल के आया हूं, हम भी वही करते रहते थे। अब आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है, रबड़ को खींचूंगा तो रबड़ को तो दर्द होगा ही ना, तो आपको भी वही समस्या हो रही है। लेकिन अगर आप एक एक चीज को ध्यान से पढ़ोगे तब जाके नहीं होगी। अडल्ट्री वाली जो बात है ना बाबू, वो धारा 3 में आएगी। आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। भारत में अडल्ट्री, व्यभिचार एक क्राइम है। अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी से संबंध बताना, दूसरे की पत्नी या किसी और लेडी से संबंध बनाना, व्यभिचार, अडल्ट्री भारत में क्राइम है। अब किसी के पास पैसा है ज्यादा, वो इस क्राइम को करने लंदन चला गया। कहां चला गया? लंदन। लोग थाईलैंड वगैरह जाते हैं, लंदन जाते हैं, वहां वो चला गया। उसकी बीवी ने व्यभिचार का केस दिल्ली में रजिस्टर करा दिया और वो इंडियन नागरिक है। वो कहां का नागरिक है? भारत का नागरिक है। तो बेशक वो क्राइम उसने दुनिया में कहीं भी किया हो, आईपीसी में लिखा हुआ क्राइम उसने दुनिया में कहीं भी किया हो, उसको सजा भारत में मिलेगी। बेशक जहां जिस देश में उसने वो क्राइम किया है, जिस जगह वो क्राइम किया है, वहां उस तरह का कोई कानून ना हो, वहां वो फ्री हो, खूब एक दूसरे की बीवियों को मतलब समाज का ही भ्रष्ट कर दो एकदम। इंग्लैंड तो तुम जानते हो, अंग्रेजों का एक बहुत अच्छी खासियत है, पूछो क्या? अंग्रेजों की एक अच्छी खासियत है, पूछो क्या? वहां बेटा और बाप एक साथ शादी में सम्मिलित होते हैं। बेटा की भी शादी हो रही होती है और बाप भी दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी शादी कर रहा होता है। और तो और जो अंग्रेजी शादियां होती हैं उनका एक और फायदा होता है, पूछो क्या? जो अंग्रेजी शादियां होती है, पूछो, मैंने किसी पिक्चर का डायलॉग है आई थिंक, उनके बच्चे भी साथ होते हैं। पति पत्नी शादी कर रहे होते हैं और साथ में 8-8, 10-10, 15-15, 25-25 साल के बच्चे होते हैं। तो अपराध है, हमारे यहाँ अपराध है उनके लिए। अब वो मॉडर्न जमाना है, आधुनिक। चलिए फिर आते हैं, मैं एक एक चीज को यार मैं क्या करूं बाबू, ये 10-20 हजार है। अब इससे सस्ता कोर्स करने का ये एक नुकसान भी है कि जिसको पढ़ना, आधे तो एक कोचिंग वाले ही नाश करने पे तुल रहे हैं और आधों में से ऐसे हैं कि जिनको पढ़ना नहीं था, सोचा कोर्स ले लेंगे सर का तो बन जाएगा, और उन्हें दिख रहा है यार तो बड़ा डीप है, मैं कैसे कर पाऊंगा। अब उन्हें चक्कर आ रहे हैं ऐसे, तो वो दिक्कत करेंगे। चलिए 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं हिंदी को। ओके, थैंक यू साथियों, बने रहिएगा। सभी एक साथ बोलेंगे, जय एग्जामपुर, कुछ कर गुजर एग्जामपुर। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद साथियों।